नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम किसी सभ्यता को पढ़ते हैं तो वह वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग वैदिक सभ्यता को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, वैदिक जैसा कि ये नाम से ही परिचित है कि जब वैदिक यानी वेद से वैदिक बना है, तो स्वाभाविक है कि जब वैदिक सभ्यता आप पढ़ेंगे तो आप वेदों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से वैदिक सभ्यता का पुनर्जन्म होता है। तो सबसे पहले जो इतिहास में हम पढ़ते हैं वो पाषाण युग पढ़ते हैं। और पाषाण के बाद हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। इसको क्रम को याद रखेंगे। पाषाण पढ़ते हैं, पाषाण के बाद हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, और सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग जो सभ्यता पढ़ते हैं वह है वैदिक सभ्यता। और वैदिक का मतलब वेद से है, और यहाँ पर वेदों की संख्या है 4। तो इन वेदों के बारे में आप वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं। इससे पहले हम एक लेक्चर और वैदिक सभ्यता पर ले चुके हैं। आप चाहें तो चैनल में जाकर उसको ढूंढ सकते हैं, वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद हमारा जो जीवन है वो वेदों के माध्यम से जिया जाने लगा। और वेदों में जो बातें कही गई थी वो हमारे जीवन का आधार थे, उसी हिसाब से हम जीवन जीते थे। जैसे वेदों का प्रमुख देवता इंद्र था, तो इंद्र का हम पूजा करते थे। तो सिंधु सिंधु सभ्यता के बाद ये नई सभ्यता का जन्म हुआ जो वैदिक सभ्यता थी। तो इसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। आर्य इस संस्कृति के संरक्षक माने जाते हैं। तो वैदिक सभ्यता को यदि हम किसी से जोड़कर देखें तो वो क्या थे, वो आर्य थे, क्योंकि आर्यों को हम वैदिक सभ्यता का संरक्षक मानते हैं। इसीलिए कई जगहों पे आर्य को इस वैदिक सभ्यता को हम लोग एक तरह से देखा जाए तो आर्यन संस्कृति भी कहते हैं। और यह जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया था। वैदिक काल को आगे चलकर हम दो भागों में बांटे थे। तो ये दो तीन पॉइंट यहाँ पर जानने हैं कि वैदिक को जब हम जोड़ेंगे तो वैदिक को हमने सीधे आर्यन से कनेक्ट कर दिया, और इसीलिए इसे आर्यन संस्कृति कहते हैं। अब आर्यन का जो जीवन पद्धति था वो ग्रामीण था। अब ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो जीवन था, सिंधु सभ्यता में जीवन क्या था, यहाँ पर शहरी जीवन था। जबकि आर्यों के समय यानी कि वैदिक काल में हमारा जीवन ग्रामीण हो गया। और मैक्स मूलर का ये मानना था कि ये जो आर्यन थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। वो मध्य एशिया से भारत की तरफ आए थे। वैदिक काल को सामान्यतः दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। राइट। यानी कि एक तरह से हम कहा जाए तो वैदिक पीरियड एक ऋग वैदिक पीरियड होता है, और एक होता है पोस्ट वैदिक पीरियड। तो आजकल पोस्ट वैदिक पीरियड से खूब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ऋग्वैदिक पीरियड को, वैदिक काल की जीवन पद्धति को, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्यों का पहला विवरण, आर्यन के बारे में जो डिस्कशन मिलता है वो पहले सबसे पहला डिस्कशन ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार, 36 टाइम आर्यन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ईरानी भाषा का ग्रंथ जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में अनेक बातें समान हैं। तो ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है अवेस्ता, और अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी सिमिलरिटी देखने को, तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद के समतुल्य माना जाता है या ऋग्वेद के समान माना जाता है, या किस वेद में ऋग्वेद के समान बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो वह है अवेस्ता। राइट। तो यहाँ पर वैदिक काल के बारे में आपने पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रयोग जिस नदी का किया गया है वो सिंधु नदी है। यानी ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख, ध्यान देना, ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। राइट। सिंधु नदी थी।
जबकि पोस्ट जब वैदिक आप पढ़ेंगे तो पोस्ट वैदिक में सबसे प्रमुख जो नदी थी वो क्या हो गई, वो गंगा नदी हो गई। तो चूंकि क्या था कि उस समय जो संस्कृति थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति वैदिक पीरियड से बिलोंग करती थी। थोड़ा देखना इनको क्या कर रही हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित थी तो उस समय सिंधु नदी का एक उधर पूरा एरिया था, वो प्रभाव था। बाद में धीरे धीरे हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में लोगों का निवास हो गया, तो इधर गंगा नदी बहती थी, तो इधर जो संस्कृति डेवलप हुई वो पोस्ट वैदिक काल में गंगा संस्कृति डेवलप हुआ। ठीक। दूसरी प्रमुख नदी ऋग वैदिक काल में सरस्वती थी। और इसके बारे में, सरस्वती नदी के बारे में नदी तमाम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ नदी। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है, तो सिंधु नदी का। और सर्वश्रेष्ठ नदी जो है, प्रमुख नदी कौन मानी जाती थी, तो ये सरस्वती नदी मानी जाती थी। हालांकि अब सरस्वती का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया है। गंगा यमुना सरस्वती का जो है संगम प्रयागराज में है, लेकिन गंगा यमुना का संगम तो दिखाई देता है, सरस्वती का संगम नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सरस्वती एक तरह से देखा जाए तो विलुप्त नदी है। गंगा का उल्लेख केवल ऋग्वेद में एक बार मिला है, यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है। निवास के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि निवास के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया है, तो एक बार किया गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की का उल्लेख किया गया है, तो सबसे अधिक बार किया गया है। यमुना नदी का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार किया है, तो 3 बार किया गया है, इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद की दूसरी प्रमुख नदी या सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी थी। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदियां और उनके प्राचीन नाम से थोड़ा सा परिचय कर लेंगे। वितस्ता झेलम नदी को कहते हैं, वर्तमान नाम इनका झेलम नाम है। विपाशा, वर्तमान में इनको हम जो है ब्यास नदी कहते हैं। आ, आ, आस्किनी नदी, इसको चिनाब कहते हैं। सदा नीरा, जिसे हम वर्तमान में गंडक कहते हैं। परुश्री, जिसे रावी कहते हैं। सतुद्री, जिसे सतलज कहते हैं। तो वितस्ता यानी झेलम नदी, इसको याद रखेंगे। विपाशा यानी ब्यास नदी। अस्किनी यानी चिनाब नदी। तदा नीरा यानी गंडक। पुरुषणी यानी रावी। और सतुद्री यानी सतलज। तो ये तो याद रहेगा, वितस्ता झेलम, विपाशा ब्यास, सतुद्री से सतलज, पुरुषणी का रावी। ऐसे करके इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई ट्रिक भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और खुद से ही ट्रिक, क्योंकि खुद से ही बनाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे का ट्रिक जल्दी याद रहता होता नहीं है। वो थोड़ा सा याद रहेगा, फिर एग्जाम टाइम उसको आप भूल जाएंगे। फिर अगली स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड देखिए क्या कह रहा है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम देखिए। यहाँ पर जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, जो वैदिक काल में प्रचलित था। तो आरोही क्रम में इसको देखें तो पहले कुल की बात की गई है, फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन। तो कुल के प्रमुख को उस समय हम कुलूप कहते थे या कुलप कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। विष के प्रमुख को विस्पति कहते थे। और जन यानी कबीले का प्रमुख जो है वो राजन होता था। राजन कौन था, राजन कबीले का प्रमुख होता था। तो यानी कि पहले कुल से शुरू हुआ, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, है ना, और विष के बाद जो है एक तरह से देखा जाए तो कबीला यानी राज्य बनता था। आगे देखेंगे। कबीले के प्रधान कबीले का प्रधान सीमित अधिकारों वाला होता था, यानी जो कबीले का प्रधान था उसके पास लिमिटेड राइट्स होते थे। संभवतः सभा और समिति, जो कार्यकारिणी और जनसभा थी, के माध्यम से ही राजा का चुनाव होता था। तो ऋग्वेद में देखे जाए तो ऋग्वेद की जो व्यवस्था वैदिक काल की थी वो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम था। और सभा और समिति नाम की कार्यकारिणी थी। सभा का मतलब था जनसभा।
ठीक। और समिति का मतलब था कार्यकारिणी। तो जनसभा और कार्यकारिणी मिलकर क्या करते थे, इन लोगों का काम था राजा का चयन करना। तो इससे एक बात तो क्लियर हुआ कि सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा, तभी तो राजा का चुनाव होता था। ऋग वैदिक काल में सभा और समिति को जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थी। जैसे कि ये जो है उस समय की जनतांत्रिक क्या थी, एक इंस्टीट्यूशन था, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, और ये राजा का चुनाव करने का काम करता था। सभा श्रेष्ठ लोगों की समिति थी। सामान्य जन की संस्था। सभा का अध्यक्ष जो है, एक तरह से देखा जाए तो ये जो है सामान्य जन की जो है संस्था जो थी वो क्या थी, सभा थी। तो और जो श्रेष्ठ जनों की सभा थी वो क्या थी, तो जैसे आज के दौर में देखोगे तो सभा और समिति को लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देख सकते हैं। और उस समय राजा, चूंकि कह रहा है कि राजा को सीमित अधिकार थी, तो राजा को एज ए प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं। तो लोकसभा के रूप में हम सभा कह सकते हैं, और राज्यसभा के रूप में हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यानी कि कह रहा है कि जो सभा थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। तो राज्यसभा में आज भी क्या होते हैं, राज्यसभा में आज भी सुपीरियर लोग जो होते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, जो डायरेक्ट चुने नहीं जा सकते। तो खैर उसको कनेक्ट करके हम एक बस कनेक्शन करने की कोशिश किए हैं। तो सभा और समिति वहां पर राजा का चुनाव करती थी, राजा के पास लिमिटेड राइट होता था। ठीक। स्त्रियां भी सभा और समिति में यहाँ पर क्या कर सकती थी, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि स्त्रियां सभा और समिति में यहाँ पर भाग ले सकती थी। तो आइए आगे देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे, जिसमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। इस अंश को बलि कहा गया है। यानी इस समय का जो टैक्स प्रोसेस है, उस टैक्स जो राजा को अंश, जो हर व्यक्ति जो अंश इस राज्य को देता है, वो टैक्स कर ही क्या है, जो आज का कर है, वो उस समय बलि कहा जाता था, जो प्रजा द्वारा जनता को, राजा को दिया जाता था। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जलसे के प्रधान को वाजपति कहा गया है। यानी कि एक ध्यान रखेंगे, चारागाह के प्रधान को क्या कहा जाता था, वाजपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गों के लिए पूर्व और गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि दुर्ग के लिए क्या किया गया है, पूर्व शब्द का किया, पूर्व शब्द का। आजकल वो नाम में होता है ना कि रायपुर, है ना, जमशेदपुर। तो इस तरह से जो पूर्व शब्द जीतने वाले, भागलपुर, है ना। तो ये जो पूर्व शब्द प्रयोग किया किया जाता था, पूर्व का मतलब क्या था, जहां राजा का कोई किला होता था उसे पूर्व कहते थे। उग नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो अपराधी को पकड़ने का काम आजकल कौन करता है, इंस्पेक्टर करता है। उस समय का ये इंस्पेक्टर हुआ करता था। तो इस तरीके से इस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी। युद्ध में कभी कभी राजा स्वयं नेतृत्व करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न बनता है कि युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। तो उस समय ज्यादातर चूंकि ग्रामीण व्यवस्था थी, तो गाय और बैल ज्यादा प्रमुख थे, खेती के काम आते थे। तो कई बार तो गायों के लिए ही युद्ध हो जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया। ये प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन, पहले तो क्वेश्चन बनता है कहाँ किया गया है, तो दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। दूसरा प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक। और यह युद्ध जो है, एक तरह से देखा जाए तो ये तवी नदी के किनारे जो है हुआ था। और यह किनारे जो है भरत वंश और अन्य जनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत जन की क्या हुई थी, विजय हुई थी। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसको ध्यान देंगे कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी प्रजापति की दो पुत्रियां थी, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। ऐसा ऋग्वेद में डिस्कशन किया गया, सॉरी अथर्ववेद में डिस्कस किया गया है। आगे देखेंगे उस समय का सोशल स्ट्रक्चर क्या था। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर चतुर्वर्ण के बारे में कहा, डिस्कस किया गया है।
चतुर्वर्ण का मतलब होता है चार वर्ण। और चार वर्ण कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के उदर से वैश्य और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र निकला। और यही वर्ण व्यवस्था आगे जाकर जाति व्यवस्था में क्या हो गई? तब्दील हो गई। इस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन हाँ, महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में भाग लेती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई उस समय परिवार थी। और परिवार का जो मुखिया होता था वो गृहपति होता था। जिस कुल का प्रमुख था उसे कुलप कहा, जो कुल का प्रमुख था उसे कुलप कहा जाता था। नियोग प्रथा और स्वयंवर विवाह प्रचलन में थे, किंतु बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलन में उस समय नहीं थे। अविवाहित रह जाने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। स्त्रियां गायन वादन में रुचि रखती थी। और सोमरस यानी यज्ञ हेतु प्रमुख यज्ञ पदार्थ का बात यहाँ पर किया गया है। तो अब सोमरस क्या था? तो सोमरस या तो शराब होगा, जो सामान्यतः चर्चा करते हैं, या तो सोमरस जो है चन्यामृत, जो हम लोग आजकल यज्ञ में पीते हैं, कथा होता है तो चनामृत बनता है। वो एक तरह से बनाए जाने वाला पदार्थ था, जो जो जिसे हम लोग पान करते हैं, तो उस रूप में भी उसको हम देख सकते हैं। और चूंकि आज भी यज्ञों के समय या पूजा के समय चनामृत का ही प्रचलन है, तो उसे ज्यादातर चनामृत के रूप में ही देखना, जो दूध आदि से बनाया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप, गाय और सांड। गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वैदिक आर्यों को पशुपालक कहा जाता था। गाय, कई लोगों ने इन्हें चरवाहे शब्द का, आर्यों के लिए चरवाहा शब्द का प्रयोग किया है। गाय को सबसे उत्तम धन माना गया और इसे अधन्य, न मारने योग्य पशु ऋग्वेद में कहा गया है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम जो धातु प्रयोग किया गया वह तांबा धातु था। प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले तांबा का। न मारने योग्य पशु थी वो गाय थी। सबसे अधिक महत्व था गाय और सांड का। इसलिए आर्यों को हम लोग क्या कहते थे? पशुपालक कहते थे। धार्मिक विश्वास की यदि हम बात करें तो इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। इंद्र पुरंदर, जिसे पुरंदर कहा जाता था, ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 सूक्त हैं। और इन्हें जल, मेघ और बादल का देवता यानी आकाश का देवता, इंद्र को क्या कहा जाता था? इंद्र को आकाश का देवता कहा गया है। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच संपर्क के सूत्र को भूमिका भूमिका के रूप में निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। यानी अग्नि जो देव जो थे वो देवता, इसीलिए देवताओं का जब भी आह्वान किया जाता है, अग्नि जलाकर देवताओं का आह्वान किया जाता है। वायु प्रमुख देवता थे जो ऋतु से संबंधित थे। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा हमने ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था के बारे में यहाँ अध्ययन किया। आप सभी क्लास में बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी अभी तक चैनल